नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के अगले भाग में। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना काले रंग वाले मेरे चाचा की शादी एक बहुत सुंदर लड़की से हो गई जो भी कॉलेज में पढ़ती थी। चाचा की शादी लेट हुई थी तो उसने चाची से खूब मिले। लेट शादी की पूरी कसर निकाल ली एक महीने में। चाचा सुरक्षा कर्मी था तो उसे ड्यूटी पर जाना पड़ा। पीछे से चाची ने अपनी जरूरत अन्य लोगों से पूरी करनी शुरू कर दी। घर आने के बाद हम दोनों भाई चाची का खूब ख्याल रखने लगे। चाची की हर छोटी बड़ी जरूरत को बोलते ही पूरा करने लगे। धीरे धीरे चाची भी हम दोनों भाइयों में घुल मिल गई तो हमें अपना काम आसान होता दिख गया। ठीक 2 महीने बाद चाची ने अपने भविष्य को जन्म दिया जो एकदम गोरा था। वह किसी भी नजर से कल्लू रमेश चाचा का भविष्य नहीं लग रहा था। मेरी दादी भी बनावटी खुशी दिखा रही थी, लेकिन चाची हद से ज्यादा खुश थी। भविष्य का नाम काव्य रखा गया। हमारे घर में सभी गोरे हैं, सिर्फ रमेश चाचा को छोड़कर। तो चाची ने भी कह दिया कि काव्य तो सूरज को पड़ा है। मैं भी खुश हो गया। मेरे पापा की बाजार में एक छोटी सी दुकान है तो शाम को मैं दुकान पर जाकर बैठने लगा। बलराम भाई का बोर्ड का एग्जाम था तो वह घर पर रहकर पढ़ाई करने लगा और साथ में चाची को मिलाने की कोशिश भी करने लगा। एक दिन की बात है, चाची काव्य को अमृत पिला रही थी। बलराम भाई भी वहीं बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। भाई का ध्यान बार बार चाची पर चला जा रहा था। चाची ने पूछा, क्या देख रहे हो बलराम? कुछ नहीं चाची, मैं तो बस अपनी किताब पढ़ रहा हूं। बलराम ने हकलाते हुए कहा, मुझे पता है तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। इतना कहकर चाची मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब बलराम भाई का पढ़ाई में मन नहीं लगा तो वह चाची के रूम में चला गया। काव्य सो रहा था और चाची का कहीं अता पता नहीं था। बलराम भाई ने स्नान घर से आती आवाज सुनी तो धीरे से जाकर स्नान घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अंदर से मधुर आवाज आ रही थी और चाची अपनी पियानो को बजा रही थी जिससे मधुर आवाज आ रही थी। कुछ देर में आवाजें तेज से आने लगीं और फिर बंद हो गईं। बलराम को पता चल गया कि चाची के पियानो का छंद निकल चुका है। खड़े बांसुरी को मिलाते हुए बलराम बाहर वाले स्नान घर में घुस गया और बांसुरी बजाकर ही बाहर आया। शाम को दुकान से आने के बाद बलराम ने ये सारी बातें मुझे बताई तो मुझे यकीन हो गया कि बहुत जल्द ही चाची के पियानो को हम दोनों के बांसुरी के नीचे आने वाली है। लेकिन अभी तो किस्मत में इंतजार लिखा था। 2 दिनों के बाद अचानक से काव्य की तबीयत खराब हो गई। दादी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी और मैं दुकान पर था तो बलराम भाई चाची और काव्य को लिवाकर डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाने के बाद काव्य को भर्ती कर लिया और कहा, आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। कल अगर तबीयत में सुधार हुआ तभी घर जा सकते हैं। मैं खाना लेकर अस्पताल गया और बलराम को बधाई देते हुए कहा, आज मौका अच्छा है, बजा दो चाची के पियानो को। और मैं मन ही मन खुश होता हुआ घर वापस आ गया। अस्पताल में चाची और बलराम भाई ने खाना खाया। रात में 10 बजे के बाद डॉक्टर साहब चले गए और धीरे धीरे
स्टाफ भी कम हो गए। आराम करने के लिए बगल में एक पेशेंट वाले खाली बेड पर चाची लेट गई और बलराम से भी एक तरफ लेटने को कहा। थोड़ी देर बाद नर्स आई और अपना सारा काम करके चली गई। अब सुबह तक कोई नहीं आने वाला था। चाची को नींद नहीं आ रही थी तो वह बलराम से पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो चाची ने पूछा, तुम अक्सर मुझे देखते क्यों रहते हो? मैंने बहुत बार देखा है कि तुम मुझे छुप छुप कर देखते रहते हो। बलराम, नहीं चाची, मैं तो पढ़ता रहता हूं। अगले महीने से ही मेरे बोर्ड के एग्जाम हैं। रिंकी चाची, बातें मत बनाओ, मुझे सब पता है तुम छुप छुप कर क्या करते हो। मैं यह भी जानती हूं। बलराम भाई को काटो तो खून नहीं। वे हकलाते हुए बोले, चाची, वो बस एक दो बार गलती से हो गया था, लेकिन अपनी कसम अब फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। रिंकी चाची का तुक्का सही बैठ रहा था तो उन्होंने आगे कहा, मैं तो ये भी यह जानती हूं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसके चक्कर में तुम ये सब कार्य किया करते हो। लेकिन इस बार चाची का तुक्का फेल हो गया। बलराम भाई बोले, अपनी कसम चाची, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रिंकी चाची, जब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तब किसके लिए हमेशा पगलाए रहते हो? ऐसा लगता है जैसे हमेशा किसी को ढूंढते रहते हो। इस बात का जवाब बलराम भाई ना दे सके, अतः उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। बलराम भाई को चुप देखकर चाची ने कहा, तुम मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारे पापा से बोल दूंगी कि तुम पढ़ते कम और इधर उधर ज्यादा करते हो। अब बलराम भाई फंस चुके थे, आखिर बताते भी क्या। फिर भी बोले, ऐसा कुछ नहीं है चाची जी, वो तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? रिंकी चाची गुर्राते हुए बोली। बलराम भाई खामोश हो गए। न चाहते हुए भी बलराम भाई की नजर बार बार चाची पर जा रही थी। तब चाची ने नोटिस किया तो प्यार से पूछा, क्या देख रहे हो? बलराम भाई, कुछ नहीं। रिंकी चाची, अगर इस बार बहाना बनाया न तो पिटाई कर दूंगी। सही सही बताओ, क्या देख रहे थे अभी? बलराम भाई ने रोनी सूरत बनाते हुए चाची के फलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपका फल देख रहा था। सॉरी चाची, अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। रिंकी चाची ने फल दिखाते हुए कहा, इसमें ऐसा क्या है जो हमेशा देखते रहते हो? बलराम भाई बोले, सॉरी चाची, अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहते हुए चाची ने बलराम भाई के चेहरे को पोंछने लगी। आस दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी, लेकिन अभी भी एक अनजानी सी झिझक थी जो दोनों को रोक रही थी। चाची ने बलराम भाई को ऊपर उठाया और फिर मिलन हो गया।